नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम उस विषय पे बात करेंगे जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी पहले 3 चरणों में तो खूब उन्होंने हो हल्ला किया, लेकिन उसके बाद एक तबका तो उसकी बात कर रहा है, लेकिन दूसरे तबके ने कहीं ना कहीं कोई और ही विषय लाकर दे दिया है। शुरुआत यहाँ पर हुई थी बिजली पानी और अस्पताल की बात करने से, जनता की बात करने के लिए, जनता के दुखों पर मरहम लगाने के लिए, लेकिन वो बात घूमते घूमते पाकिस्तान, इराक, इटली और ना जाने कौन कौन से देश और कौन कौन से उद्योगपतियों के बीच आ गई। जहां बात होनी चाहिए थी कि भाई हमारा जो देश है इसमें स्कूल में पढ़ाई सस्ती हो जाए, वो बात आ गई कि कहीं टेम्पो से पैसे आए हैं। जब बात करनी चाहिए थी कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होगी, तब ये बात की जा रही थी कि आपकी संपत्ति का एक्सरे हो जाएगा। जब बात करनी चाहिए थी कि भाई अस्पतालों में इलाज अच्छा मिल जाए, तब इस देश में बात मंगलसूत्र की हो रही थी। जब बात होनी चाहिए थी कि इस देश में कि जो गरीब है, जिन 80 करोड़ लोगों को सरकार के दावों में गरीब माना गया है, जिन्हें राशन दिया जा रहा है, उनके लिए बेहतर और सुविधाएं कैसे हो जाए कि सिर्फ माफ़ करिएगा राशन और बाजरे से ही चीज़ें अच्छी हो सकती है। या विपक्ष की बात करें तो वो भी इन्हीं मुद्दों में कहीं ना कहीं खो गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो आपको 5 किलो दे रहे हैं राशन, हम आपको 10 किलो देंगे। बात राशन देने की नहीं है, एक संविधान है, एक कानून बनाया गया सरकार की तरफ जिसके तहत ये राशन दिया जाता है। लेकिन बात जनता को पेयजल की है, बात रोजगार की है, बात महंगाई पर है। पब्लिक के घोषणा पत्रों पर ध्यान कब दिया जाएगा? हम आज़ाद हुए, हम लोग को 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग मूल मुद्दों पर चुनाव को नहीं ले जा पा रहे हैं। आज बात इसी पर करेंगे, पब्लिक मैनिफेस्टो की। पब्लिक मैनिफेस्टो पे बात करेंगे पब्लिक से। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हमने अपने अलग अलग संवाददाता हैं हमारे साथ, वो लोगों के बीच हैं, उनकी जन समस्याओं को सुनने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। राहुल त्रिपाठी हैं बाराबंकी संवाददाता, संदीप मिश्रा हैं संवाददाता लखनऊ से, केशवरन शुक्ला हैं संवाददाता रायबरेली से, कुलदीप अवस्थी हैं संवाददाता झांसी से, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर और अनिरुद्ध पांडे संवाददाता कौशाम्बी। इन सबके पास चलेंगे। उससे पहले आपको झांसी ले चलते हैं, जहां यूपी के सीएम रोड शो कर रहे हैं। चाय अबल है बबलू, अबल है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीर झांसी सीएम योगी का रोड शो, सी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
रोड शो कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो, झांसी सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो लाइव। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो, झांसी से आपकी ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे पब्लिक मैनिफेस्टो की। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। केशवानंद शुक्ला इस वक्त देश की सबसे हॉट सीटों में से एक रायबरेली से हैं और अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से है। विनोद सोनकर यहाँ से सांसद हैं और राजा भैया के दाएं बाएं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कल मिल के भी आए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ संवाददाता संदीप मिश्रा का। संदीप, पिछले दिनों पेयजल की समस्या को लेकर लखनऊ जूझ रहा था, आप उस खबर पर थे। पब्लिक के मुद्दे गायब हैं, कोई ये बात नहीं करने आ रहा कि आपके घर कब कहीं नोटिसें जा रही हैं, कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं नालों में सफाई नहीं है। ये मुद्दे इस चुनाव से बिल्कुल गायब हैं। देखिए विशाल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लखनऊ की सीट की बात करते हैं, लखनऊ की राजनाथ सिंह यहाँ से जो है चुनाव लड़ते नजर आ रहा है। तो इस समय हम जहाँ पे हैं वो कैंट में हैं और कैंट में ही राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पे संवाद कार्यक्रम है। इस संवाद कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जनता से संवाद करते नजर आएंगे। हालांकि यहाँ से राजनाथ सिंह जो है 2 बार जीतते हुए नजर आए और ये लखनऊ की सीट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार से सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ में पूरी तरीके से देखती हुई नजर आई है। इसी तर्ज पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है संवाद करते आए हैं। इसके साथ साथ उनके जो राजनाथ सिंह के जो प्रतिनिधित्व हैं वो लगातार विकास के दौर पे बढ़ते हैं। यानी कि लखनऊ की हम अगर बात करते हैं तो लखनऊ में कई फ्लाईओवर जो है वो राजनाथ सिंह ने दिए हैं। तो यानी कि लखनऊ की जनता काफ़ी स्नेह करती कि एक तो लोकप्रिय नेता है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से लखनऊ की जनता में जो उनका प्यार है वो देखने को मिलता है। और इसी तर्ज पर हम यहाँ पर पहुँचे भी हैं और यहाँ पे कई जनता के लोग भी हैं, यहाँ पे राजनाथ सिंह के समर्थक भी हैं। लखनऊ से ही आते हैं आप, क्या लखनऊ के विकास कार्यों में कैसे देखते हैं इस बार की जो विकास कार्य हैं? और इस बार राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीत भी चुके हैं और बीजेपी का गढ़ भी मानी जाती है सीट। जी सर, बहुत अच्छा विकास हुआ है। सड़कों का सुधार, पुल पुलिया, इन सब चीज़ों पे और बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पिछले 2017 के बाद से और काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं सर। लखनऊ में विकास देखा है, विकास दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और माननीय राजनाथ सिंह ने आपकी बार भी 5 लाख पार करनी है वोटों से, 5 लाख से अधिक वोटों से ही जीतेंगे आपकी। मुद्दे हैं जो हकीकत पे हैं, क्योंकि जो सड़क नाली हैं जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पे कैसे विचार मंथन करेंगे? इसके लिए तो हमेशा बनती है जो इनकी अपनी नगर निगम द्वारा जो भी फैसले लिए जाएं आप बैठ के, तो वही कर सकते हैं और करते रहे हैं। और क्योंकि शहर का विस्तार भी होगा, अपना कर रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ की जनता की बात करते हैं। लखनऊ में कैसे विकास को देख रही हैं आप, किस तरीके से विकास बढ़ रहा है आगे? विकास तो हो रहा है और लेकिन जितना भी हो और होने की संभावना हमेशा होती है। तो मैं चाहती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा के और अवसर मिलें, महिलाओं को रोज़गार के और अवसर मिलें
और इसके अलावा जो मैं मेन चीज़ चाहती हूँ, इंक्लूजन चाहती हूँ। ग्रामीण महिलाएं जो हमारी हैं उनको इंक्लूजन नहीं मिल पाता है, ना उनको एजुकेशन मिल पाती है, उनको लाइवलीहुड्स का ज़रिया नहीं मिल पाता है। तो उनको मैं मेन स्ट्रीम में लाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सरकार कुछ ऐसा करे कि ग्रामीण महिलाएं भी मेन स्ट्रीम में आ सकें, कुछ पैसा कमा सकें, जीविका और उपार्जन कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसा मैं चाहती हूँ। बिल्कुल, और भी लोग हम आप जानने के लखनऊ में विकास की बात होती है, लेकिन बहुत सी समस्या है जो आम जनता झेल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाली, सड़क, खड़ंजे की जो समस्या है वो कहीं अभी आउटर में देखने को मिल जाती है। इस पे कैसे दूर हो गए लखनऊ? देखिए, पहले जो सरकारें थीं, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, वो सब हम लोगों को वेंटिलेटर मिला और वेंटिलेटर पे जैसे पेशेंट होता है उसको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, आईसीयू से उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उसी तरीके भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। और अब 10 साल का विकास देखिए और 10 साल से पुराना विकास उठा के देखिए, तो हमारी आबादी कितनी है? 140। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि पिछले 5 बार से यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें या फिर हम बात करें राजनाथ सिंह की बात लखनऊ करें, तो लेकिन राजधानी है ही। राजधानी लखनऊ, लेकिन यहाँ पर भी आउटर में बहुत सी समस्या। फजुल्लागंज की अगर बात कर लीजिए, नाली, सड़क आज भी वहाँ पे दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। पहले से आप कंपेयर करिए तो देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। मतलब यू कांट कंपेयर द थिंग कि अब नहीं है और तब था। अब लाइट का देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, वाटर की समस्या देख लीजिए, किसी भी चीज़ को आप उठा के देखिए, शिक्षा का देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, जीरो टॉलरेंस। हमारे साथ में आलोक जी भी हैं, जानते हैं सर कैसे विकास को देख रहे हैं, क्योंकि लखनऊ एक हार्ड सीट है, सीट है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है। देखिए, लखनऊ वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। 1991 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से लड़ने आए थे, तब से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 6 बार अटल जी सांसद रहे, फिर टंडन जी सांसद रहे और 2 बार से राजनाथ जी सांसद हैं। इस बार हैट्रिक की तैयारी है और पहले से अधिक मतों से लखनऊ की जनता इस बार जो है राजनाथ जी को लेकर संसद में जाएगी। 5 लाख की आप लोग बात कर रहे हैं, इससे ऊपर जाएगा या नहीं हो, लेकिन पिछली बार से अधिक वोटों से राजनाथ जी संसद में जाएंगे। बिल्कुल विशाल, देखिए और भी बहुत से लोग बिल्कुल संदीप, मैं आपको रोकूंगा, मैं रुक करूंगा। रायबरेली का केशवरन शुक्ला वहां पर मौजूद हैं और लगातार लोगों के बीच में हैं, उनके पास आप चलेंगे। केशवानंद, अगर बात की जाए रायबरेली की, रायबरेली एक वो सीट है जहां पर सबकी नजरें हैं और रायबरेली पे मैं देख रहा था कि अमित शाह और प्रियंका गांधी पर पलटवार हुआ, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि भाई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उस पर जवाब दिया था। 10 काम गिनाए थे प्रियंका गांधी ने। आप लोगों के बीच है, उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो इस चुनाव को देख रहे हैं? रायबरेली से अगर बात की जाए तो देश की सबसे हॉट सीट है और रायबरेली में आकर मुद्दों की बात की जाए लगातार यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी 6 मई से 1 हफ्ते दौरे पर लगा दिया, रायबरेली दौरा लगातार कर रही है। और वहीं देखा जाए तो बीते दिनों अमित शाह भी रायबरेली दौरे पर। हमारे साथ रायबरेली की जनता जनार्दन है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये इनका क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव को लेकर के, क्योंकि 5वें चरण में रायबरेली का मतदान होना है। क्या मुद्दा रहेगा इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश वाजपेयी है। 5 मई को 5वें चरण का रायबरेली मतदान है, क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग करेंगे? भाई साहब, हमारे यहाँ जो यहाँ पे एमएलसी साहब हैं, इन्होंने काफी अच्छा डेवलप किया है, तो हम लोग इन्हीं को, यहाँ लोकल के भी हैं और इनसे हमारे साथ मुलाकात होती रहती है, तो हम लोग इन्हीं को चुनेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग मतदान कर रहे हैं, क्या रहेगा? भाई रायबरेली को विकास होगा, रायबरेली का विकास का भगवान ने किया, हमारे माननीय अखिलेश सिंह विधायक थे यहाँ, उन्होंने करवाया, बाकी अभी तक यहाँ को कोई दिक्कत नहीं। सबसे अहम क्या मुद्दा रहेगा इस बार रायबरेली, क्योंकि सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश? बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी विकास सबसे बड़ा मुद्दा है कि यही है। रायबरेली युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा, लालगंज का पुल टूटा हुआ है, 10 सालों में अभी तक नहीं बना। जिस प्रकार राहुल गांधी इस बार यहाँ से उम्मीदवार है कांग्रेस के, क्या लग रहा है इस बार रायबरेली बचा पाएंगे, क्योंकि 2019 में वो अमेठी से हार गए थे? भैया बिल्कुल बचा पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हूं तो मैं बीजेपी में, लेकिन वोट नहीं दूंगा। उसका कारण क्या है? मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का जो है विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। उसका कारण क्या है? कारण ये है, शायद कुछ नेटवर्क में दिक्कत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का असर बना रहे हैं। भाई आप किसी को 5 किलो चावल देके, गेहूं देके आप उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये तो आप उसे विकलांग कर रहे हैं ना। आत्मनिर्भर अगर आपको बनाना है
तो आप फ्री में शिक्षा दीजिए। जो किसान मर रहा है, भाई कृषि प्रधान देश है ये, और सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो किसानों के लिए हैं। किसान मर रहा है, उसका कर्जा माफ कर दीजिए, तो हमें लगे कि आप आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार 30 लाख वो रोजगार भी देगा। युवा भी हैं, युवा से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप लोग अपना मतदान करेंगे रायबरेली में। सर हम तो मतलब कि रोजगार से संबंधित रोजगार हमें ला कर दें, और जैसे कि लोग हर जगह वो पहुंच जाते हैं कि राम मंदिर बनवाए। सर रोजगार कहीं पर नहीं हुआ, ना ही विकास कहीं पर हुआ है। हमारी रायबरेली की सड़कें गड्ढे मुक्त हैं, कहीं पर कोई सड़क पानी ही नहीं है। भाई साहब, रायबरेली का बस स्टॉप कब बना था? आज तक कोई विकास नहीं है उसमें, है गड्ढे हैं, पानी भर जाता है उसमें, लोगों को आने जाने में समस्या होती है। कर दे कोई विकास। कौन सा विकास हो रहा है रायबरेली में? सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाने में समस्या हो रही है। विकास के मुद्दे चाहे एनटीपीसी हो, एफडीडीआई हो, कई चीजें बता रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा रायबरेली में किया गया। भैया हम पैदा भी उसी कांग्रेस की वजह से हुए हैं। जहाँ पे है रायबरेली में, उन्हीं का सारा विकास किया हुआ है। यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया रायबरेली के लिए बताइए? इतने दिनों से बीजेपी की सरकार है, मैं तो सुन रहा हूँ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ कुछ दिख रहा है धरातल पे आपको? आप भी घूम रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? बस स्टॉप आप चले जाइए, पानी भर जाता है इतना, उसमें जाने की जगह नहीं है, तो कहाँ विकास है? भैया विकास तो गायब हो गया भाई साहब। देखिए, जो मुद्दा हमारा है स्पेशली मन की बात, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरे मन की बात। क्या जनता की मन की बात नहीं सुनना है? अब की बार हमारा शेर आया है जो हमारे जनता की मन की बात सुनेगा। जो जनता का मन है कि मुझे शिक्षा मिले, मेरे क्षेत्र का, मेरे देश का, मेरे जिले का विकास हो, मेरे बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं उनको लगे कि हमारे देश में जो चल रहा है आज की डेट में, उनकी चड्डी ना बिके। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए तो बच्चों की हमारी चड्डियां बिकवा देंगे, जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। इनकी नीतियां, अभी 4 दिन पहले हमारे राहुल गांधी जी ने बोला कि देखिएगा अभी ये रोने वाले हैं, और कल की ही घटना है, ये बनारस में जाकर के ऐसे घड़ियाली असुर हो रहे हैं और बोल रहे हैं जनता के सामने कि मुझे लगता है कि मेरी माँ ने जन्म दिया है। तो क्या ये कहीं से अवतार लिए हैं या कहीं से दूसरे संवाददाता का रुख करते हैं। रायबरेली से केशवानंद शुक्ला को आप देखें। हम सीधे चलते हैं राहुल त्रिपाठी के पास, बाराबंकी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, बाराबंकी के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? 5वें चरण में वहाँ वोटिंग होती है, और जनता किन मुद्दों के आधार पर और क्या सोच रही है जनता? सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के मुद्दे, जो घोषणा पत्रों की बयार आई थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या उन घोषणा पत्रों में कुछ जनता के लिए था, बाराबंकी के लिए? जैसा कि आप जान रहे हैं, बाराबंकी लखनऊ से लगा हुआ जिला है और देश की राजनीति में बाराबंकी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे यहाँ 5वें चरण में 20 तारीख को चुनाव होना है। साथ मौजूद बहुत सारे लोग हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पूर्व सांसद के लिए वो क्या सोचते हैं, और वर्तमान में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए इनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका? अतुल शुक्ला। क्या लगता है आपको अगले चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव यहाँ पे असल में जनता में नाराजगी काफी, मौजूदा सांसद का जो टिकट काट दिया गया है उसकी वजह से जनता में काफी नाराजगी है, जिसकी वजह से बहुत ही स्थिति दयनीय है। मान लीजिए गठबंधन निकाल देगा सीटें, गठबंधन आपको लग रहा है? गठबंधन जीते। तो वास्तविक रूप से आप भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं या आप किसी वजह से नाराज हैं? नहीं, ये वो नवयुवा है हमारा, नवयुवा। इसके पिताजी पीएल पुनिया जी ने काफी काम किया क्षेत्र में। पुनिया जी ने 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। आप किसको देख रहे हैं चुनाव में इस बार? बाराबंकी की सीट किसके हाथ में जाने वाली? साइकिल इंडिया गठबंधन की ओर चल रहे हैं आप? बराबर। क्या नाम है आपका? मासूम अली। आपका क्या मुद्दा है, कुछ बताएंगे? किस प्रत्याशी को आप अपना नेता चुनना चाह रहे हैं? भाई साइकिल वाला जीते। साइकिल वाला क्यों? नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं हमने हर वर्ग के लिए विकास कार्य किए हैं, उनसे क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं भैया, फिर भी नवा सरकार बने, नई सरकार बननी चाहिए। हमारे साथ यहाँ आइए, आप बताएं क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में? बाराबंकी में विकास कार्य पूर्व सांसद ने किए, उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने काम किया कि नहीं किया? कोई काम किया, बहुत काम किया। फिर क्या कहना है आपका इस चुनाव के लिए? नंबर 1 बीजेपी आएगी।
लोग तो कह रहे हैं कि साइकिल साइकिल फ्री के खाते हैं और फ्री का कुछ बात नहीं। तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम विभिन्न योजनाएं लागू करेंगे, 1 लाख रुपया साल में देना और 8,500 रुपया महीना हर महिला को। कोई योजना कामयाब नहीं, कोई योजना कामयाब नहीं होती। पिछले 10 वर्षों में मोदी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? आप जी दादा, तो ये है यहाँ के लोगों का मत। बाराबंकी की जनता कह रही है कि आएंगे मोदी, बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी की। अनिरुद्ध कुमार पांडे हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। कौशाम्बी की सीट कल से काफ़ी चर्चाओं में है। कल 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा भैया से मिलने गए। उनकी विधानसभा इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। अनिरुद्ध, जनता के मुद्दे क्या हैं? जिन गांव में आप जा रहे हैं या जिस गांव में आप मौजूद हैं, वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं? क्या वहाँ स्कूल है? क्या वहाँ पर लाइट प्रॉपर तरीके से आ रही है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन वितरण है, क्या वो सही से हो रहा है? और पब्लिक क्या चाहती है? अनिरुद्ध मौजूद है कौशाम्बी के मंझनपुर मुख्यालय में, जहाँ पे हमारे पास जनता है। जनता से ही हम सीधे बात करके जनता से ही जानना चाहते हैं कि क्या है उनके मद और क्या सरकार के मंशा थी, पूर्व सरकार से संतुष्ट हैं या और कोई उनकी बातें हैं। सीधे हम जनता से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम पाल है। बलराम जी। बलराम जी, आप सरकार से संतुष्ट है? आप किस सरकार को मतदान करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को कि एनडीए को? नहीं, हम तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो है सपोर्ट करना चाहेंगे। अभी आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, उनकी सरकार बनेगी तो वो 10 किलो आपको राशन देंगे। इस पे क्या कहना है? किसी बिगड़ी हुई चीज को बनाने में वक्त तो लगता ही है। अब जैसा कि अब राहुल गांधी अभी तक 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने विकास की गाँव गिनतियां बता रहे हैं कि हमने जो है इतने विकास। अब अभी भी तो बीजेपी की सरकार को फिलहाल 10 साल ही हुए हैं। अब इसके साथ अब उनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो भी बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे। आप मोदी जी से संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम मोदी जी से संतुष्ट हैं। और बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा हैं यहाँ पे। हम और लोगों से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के पे मतदान करेंगे। किस पे पार्टी को आप मतदान करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और पूरी बहुमत के साथ हम विजयी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। वर्तमान प्रत्याशी विनोद सोनकर जी से आप संतुष्ट हैं? भरपूर संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट है और हम कोशिश करेंगे कि सब लोग सहयोग करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर आपके कुंडप गए थे राजा भैया से मिलने, वहां से उनको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इस पे क्या कहना है? राजा भैया ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग के लिए कहा है, ना तो रजत सरोज के लिए कहा है। जो जिसके समझ में आएगा वो अपना वोट करे, उन्होंने यही आदेश किया है। राहुल जी कह रहे हैं कि हम युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, महीने मासिक में 8,500 देंगे। 70 साल पहले कहाँ थे? 70 साल से कहाँ थे? अभी क्यों नहीं दे दिए? तब जब सरकार थी तब क्यों नहीं दे दिए? अब आके देंगे। जब सरकार नहीं बन रही तो अब लालच दे रहे हैं जनता को कि हम 1 लाख रुपए देंगे। और बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, हम और सारे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी। ये लोकसभा 20 तारीख को 50 लोकसभा 20 तारीख को मतदान होना है। आप किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? कुछ आप इस सरकार से संतुष्ट हैं कि आप बदलाव चाहते हैं? वर्तमान भाजपा सरकार से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सुशासन और राष्ट्रवाद पर, देश हित पर के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। क्षेत्रीय मुद्दे बाद में आता है, राष्ट्र पहले आता है और राष्ट्र के नाम पर हम वोट करेंगे। यहाँ पूर्व संसद द्वारा यहाँ पे बस स्टॉप लाया गया, बस अड्डा मंझनपुर मुख्यालय में, जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं, वहाँ पे बसों का ठहराव नहीं होता है। इस पे आपका क्या कहना है? ये मुद्दा तो है, लेकिन इस बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत जल्दी ही ये सुविधाएं भी आम जनता को उपलब्ध हो जाएंगी। और इस सरकार से अब तक जो जितने भी कार्य हुए हैं उसको देखते हुए अपेक्षा और उम्मीद पूरी तरह से है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। और बहुत सारे लोग हैं और बिल्कुल आपके पास आएंगे अनिरुद्ध। उससे पहले झांसी लेके चलते हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
जो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं, काशी भी उसके साथ है ना। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ जा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है, आगे पीछे, जहां भी इधर पीछे भी, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ जा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबके उत्साह के लिए धन्यवाद। और 20 मई को अनुराग शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि हमें विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है। आप सभी सहमत हैं ना? तो फिर अनुराग शर्मा को जिता करके भेजिए, रिकॉर्ड बहुमत से जिता करके भेजिए। धन्यवाद। तो 400 पार का नारा, और फिर से वही जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कई रैलियों में कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं आप उनके साथ रहें, और विकसित भारत के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने। फिर से डिबेट का रुख करते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर संवाददाता हैं, वो भी कुछ आम लोगों के साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर एक बड़ी समस्या यहाँ जाम की है। जब हमीरपुर आप आइए तो जाम की स्थिति बनी रहती है, जाम बहुत मिलता है, और उसको लेकर और लोकल मुद्दे क्या हैं हमीरपुर के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लोकसभा चुनाव का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। वहीं बात करें हमीरपुर लोकसभा की, जहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने जा रहा है। बात करें स्थानीय मुद्दों की, तो लगातार जो स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण की बात हमेशा से होती चली आई है, लेकिन धरातल पे इस पर कभी काम होता नहीं पाया गया। यही हमारे साथ हमीरपुर के सम्मानित जनता मौजूद है, इनसे मुद्दों पर ही बात करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इनके मतदान करने में, किसको चुनेंगे आखिर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन खान है। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ये लोकसभा चुनाव में हमीरपुर में तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई, जिला अस्पताल को लेकर के, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बनना था उसको लेकर के, पूनी सड़क को लेकर के, यहाँ रोडवेज की जो व्यवस्थाएं हैं चरमराई हुई उनको लेकर के, रेलवे लाइन का जो वादा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ, और यहाँ पर जो कृषि विश्वविद्यालय राठ में बनाने का वादा हुआ था वो भी पूरा नहीं हुआ, और गाँवों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं CSC PSC पूर्ण रूप से चरमराई हुई उनको लेकर के, और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर के इस बार इस क्षेत्र की जनता अपना वोट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 बार के सांसद हैं वो जनता के बीच में नहीं रहे, कभी जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, तो उनकी जो गैर मौजूदगी है इस बार उनको जनता उनके घर बैठाने का काम करेगी, क्योंकि वो खुले मन से ये कह चुके हैं कि वह जितना करते थे उतना ही करेंगे। तो पूरे इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने देखा कि उन्होंने कितना काम किया है, क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, तो इसलिए इस बार जनता गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने जा रही है। जी, बात करें अगर नेशनल हाईवे की, जो लगातार ही खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है, उस पर कई बार चौड़ीकरण की बात की गई है, क्या अहम मुद्दा रहेगा ये वोट करने के लिए? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव का कोई न कोई व्यक्ति इस खूनी सड़क पर का दुर्घटना में जिसकी मृत्यु ना हुई हो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर गांव में इससे प्रभावित लोग हैं, और यहाँ से जो जाम की भी समस्या उसी सड़क पर होती है। बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए यहाँ की जनता की भेड़ चढ़ाया जा रहा है, जिसको चौड़ीकरण की मांग जाने पिछले काफी समय से चल रही है, जिसको अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। इस बार जनता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और इस पर जनता जरूर वोट करेगी। यही बात करें, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या मुद्दे रहेंगे मतदान करने के लिए? क्या नाम है आपका? विजय द्विवेदी। क्या नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का भी एक बड़ा रहेगा मतदान को लेकर? बिल्कुल रहेगा। जो इस हाईवे में 2000 से 2500 लोग मरते हैं, और उनकी मौत पर है अगर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले सकती है, तो निश्चित रूप से इस लोकसभा के लिए कानपुर सागर मार्ग जो है एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे से लोग प्रभावित होंगे। आखिर क्या कारण है 2014 से लेकर के अभी तक जो है इस मार्ग को नहीं बनाया जा सका? लफाजी हमेशा होती है। मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाता है लेकिन बनता नहीं है,
रेलवे का स्टेशन भी राठ में बनाया जाता है लेकिन बनता नहीं है। हमीरपुर में भी स्टेशन बनाया जाता है रेलवे का, लेकिन बनता नहीं है। बस स्टैंड हमीरपुर का हो, मोदहा का हो, सुमेरपुर का हो, कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। किस प्रकार की दुर्व्यवस्था है। इन्हीं मुद्दों से जूझती हुई जनता, मेडिकल की लाइन में अगर देखा जाए तो रेफर सेंटर है। तो इस पर निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जनता को अपनी जो है पीड़ा को जो है देखते हुए वोट देगी जनता, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार हो सकता है। जी बिल्कुल, बता दें कि यही हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उज्जवल पाठक। क्या मुद्दे रहेंगे आपके मतदान के लिए? देखिए, हमारे मुद्दे व्यापक रहेंगे, जन महत्व के रहेंगे, लोक महत्व के रहेंगे। वर्तमान में जो जिस प्रकार का देश में राजनीतिक परिदृश्य है और विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार में है, तो इनके कार्यकाल में देश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार देश की जो परिस्थिति है, देश उच्च मुद्रास्फीति दर और उच्च बेरोजगारी दर, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित मसले हो गए, या विगत वर्ष मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ सामुदायिक तनाव को लेकर, और इसके अलावा चीन द्वारा जो भारतीय भूभाग पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, अगर सरकार इन पर सीरियस नहीं हो रही है या इनको गंभीरता से नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं जनता के हित में ये नहीं है, देश के हित में ये नहीं है। इसीलिए इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम मतदान करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता जो हैं वो संकीर्ण मानसिकता के हैं और संकीर्ण बातें कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा मंगलसूत्र, ऐसे तमाम मुद्दों पर देश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता अपने बुनियादी मुद्दे उनसे भटक जाए और जनता भ्रमित होकर कहीं ना कहीं इनको वोट दे। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो व्यापक मुद्दों पर वोट करेगी। क्या स्थानीय मुद्दों का भी असर देखा जाएगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें जो तमाम बुनियादी और स्थानीय मुद्दे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गैर गंभीर रूप से कार्य कर रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ जो शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, गांव-गांव में मैं गया, कई गांवों में गया, मैंने स्कूलों की स्थिति बदहाल देखी, बाउंड्रियां गिरी हुई हैं और भवन जर्जर हैं, और जो टीचर तो पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल के क्षेत्र में बात करूं तो यहाँ हमीरपुर सदर अस्पताल की स्थिति बदहाल है और अन्य अस्पतालों की भी स्थिति बदहाल है। और यदि मैं नेटवर्क की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़कें नहीं हैं। और जो नेशनल हाईवे का मुद्दा है, ये तो इस केंद्रीय मुद्दा है संसदीय क्षेत्र का, क्योंकि कानपुर सागर एक महत्वपूर्ण हाईवे है, नेशनल 34 एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यहाँ डिवाइडर न होने की वजह से रोज एक से दो लोग रोज अपनी जान गंवाते हैं। और विगत 2-3 महीने पहले एक बच्ची ने भी, आपकी जो नवजात बच्ची थी, कि उसने जान गंवाई इलाज के अभाव में, जान के कारण। क्या हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं? क्या नाम है भैया? सौरभ मिश्रा, एडवोकेट। किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी चुनेंगे? लोकसभा चुनाव में हमीरपुर महोबा निवारी क्षेत्र से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल तीसरी बार चयनित होकर लोकसभा पहुंच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कबरई से कानपुर 4 लेन हाईवे स्वीकृत किया गया है, जिसकी अभी पर्यावरण विभाग से भी मंजूरी मिल गई है, बहुत जल्द बनकर तैयार होगा आपके सामने। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का जो प्रस्ताव था, वो भी पूरा होने वाला है। हमीरपुर जिले में भी जमीन चिन्हित की गई है। सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनाकर तैयार किया गया है, जो हमीरपुर महोबा की आदि जिलों की सीमा से गुजरता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ता है इस क्षेत्र को। जी बिल्कुल आपका रुख करेंगे फिर से सिद्धार्थ। हम उससे पहले हम फिर चलते केशवानंद शुक्ला के पास। उस टाइम उनका कुछ तकनीकी व्यवधान था, लेकिन अब वो फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद लोगों के बीच थे। केशवानंद जी, आवाज आ रही है? जी, केशवानंद, वहाँ के जनता के मुद्दे क्या क्या थे? जी, आवाज बिल्कुल। देखिए, रायबरेली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो जनता है, हमारे साथ जनता जनार्दन ईमेल से जानेंगे कि आखिर इस बार इनका जो मतदान के दिन है वो क्या मुद्दे। ज्यादा देखा जाए तो इस बार आप 20 मई को मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करने वाले हैं? फिर ये मेन मुद्दा है विकास, और रायबरेली में जो विकास हुआ कांग्रेस की देन है। आप एम्स लिए कांग्रेस, ITI के कांग्रेस, आपका जो है निफ्ट है कांग्रेस, और फुटवियर है कांग्रेस, जितनी भी ये सब कांग्रेस की है। बीजेपी के भी यहाँ विधायिका भी बीजेपी की है, लेकिन कोई अभी यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी बात इनका जो नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जब ये रामायण को ले आए तो इनको प्रचार करने का जरूरत है, अपने आप ही जाएंगे।
जो भगवान को ले आया बता रहे हैं। रायबरेली के लोकल के मुद्दे की बात करें, लोकल मुद्दे में मेन विकास है जो यहाँ पे नहीं है। वो उसमें मेन कांग्रेस का यहाँ से अभी तक जो भी विकास हो कांग्रेस के रिज्यूम में हुआ है, बीजेपी के रिज्यूम में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। या अगर देखा जाए तो इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप अपना मतदान करने वाले हैं, क्या रायबरेली के क्या मुद्दे हैं इस बार? रायबरेली के मुद्दे यही है कि रायबरेली में आज तक जो भी हुआ है ये सही भाई साहब कर रहे हैं। कांग्रेस की देन है, बाकी अभी तक किसी ने किया नहीं। तो इस बार लेकिन इस बात का सही है, केवल एक बात से डर लगता है, ये गठबंधन जो है इसमें हर दूसरे महीने प्रधानमंत्री चयन करेंगे, क्या करेंगे, ये गर्द जो हो उसमें छुपा हुआ। तो हम लोग भी क्या करेंगे, कांग्रेस छोड़ करके कहाँ जाएंगे? हम लोग तो हमेशा कांग्रेस के लिए जानी गई, लेकिन गठबंधन नहीं, गठबंधन डिस्टर्ब नहीं करेगी भाई साहब। इसमें सब के सब जो है कोई ऐसा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा, सब प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे 2-2 महीने के लिए बने। ये बात भाई साहब खुली किताब। भैया क्या मुद्दे इस बार रायबरेली के हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया आपने कई बार देखा होगा लोकसभा चुनाव कई बार, इस बार रायबरेली के किन मुद्दों को लेकर के और कौन सा प्रत्याशी इस बार रायबरेली में मजबूत बैठा हो, चाहे राहुल गांधी या दिनेश तिवारी? देखो, चुनाव के वक्त जो है पार्टियां, चाहे नेशनल पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, ये अपने मुद्दे लेके आती हैं, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव चलता है। विकास से और इसके सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में जो है शुरू से लेकर अभी तक कांग्रेस रही है। नेचुरली विकास तो उन्हीं को होगा ना, जब दूसरा आएगा अगर वो नहीं करेगा विकास होगा। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने विकास किया, भाजपा है ही नहीं, तो विकास तो कांग्रेस ही करेगी ना। आज 34 सालों से कांग्रेस करेगी। 10 साल से बीजेपी भी तो थी। सांसद आपका भाजपा का नहीं है, सांसद आपकी कांग्रेस के हैं, तो नेचुरली कांग्रेस ही विकास करेगी। रायबरेली का क्या रहेगा? रायबरेली का मुद्दा अब यहाँ पे दरअसल इस बार मतदाता मौन है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। जो हम लोग अब जान ही रहो किस फील्ड से, बाकी और सब लोग जो गली कूचे में ये केवल बतकहा है। ये वोट बैंक चुपचाप सुबह बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहा है वो नतीजा बताएगा। बिल्कुल, ये कुछ आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी भाई साहब ने कहा है कि बीजेपी थी ही नहीं, क्यों नहीं थी? 10 साल जिला पंचायत, 10 साल एमएलसी, 10 साल आपका विधायिका रही। देश रायबरेली में किया क्या इन लोगों ने? केवल जमीनें उखाड़ी। हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने गरीबों का आशियाना बिगाड़ दिया, उनका रोजगार छीन लिया। आप सिविल लाइन चौराहे पे चले जाइए, रातों रात यहाँ एक चतुर्वेदी जी सीओ साहब थे और एसपी साहब के और डीएम साहब के कहने पे उन्होंने पूरी रातों रात कम से कम 1000 रोजगार छीन लिए, 1000 लोगों का पूरा उखाड़ पिखाड़ फेंक दिया। तो क्या इस तरीके से विकास करेंगे ये? अभी भाई साहब ने कहा कि रायबरेली में इस बार रायबरेली का क्या मुद्दा होगा, क्या विकास कार्यों के मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? मतदान इसी पे करेंगे कि जो हमें दिख रहा वही है, बाकी अब आगे क्या आएगा वो तो आगे समय आएगा वो बताएगी। बाकी तो वोट बैंक आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो चीजें क्लियर होंगी वो 2 दिन 3 दिन पहले ही। अभी कुछ जो काफी कम समय बचा ना, 20 मई को है। अरे 20 मई है, लेकिन अभी आज 15 ही है, अभी 5 दिन का अंतर बहुत अधिक वो है। तो बिल्कुल में जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अभी जो है मौन बैठे हुए हैं, और देखा जाए तो जो लोगों का असर है वो काफी मिला जुला हुआ रायबरेली में असर देखने को मिला। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संदीप मिश्रा थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल त्रिपाठी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। केशवानंद आपका भी शुक्रिया। सिद्धार्थ द्विवेदी आपका शुक्रिया, और अनिरुद्ध कुमार पांडे आपका भी शुक्रिया। देखिए, हम जब बात कर रहे थे पब्लिक मैनिफेस्टो की, तो पब्लिक ने अपनी बात कही, तो उन्होंने बताया, जैसे हमीरपुर की हम बात सुन रहे थे, तो वहाँ पर किस तरीके से बात की जाए जाम की, वहाँ बात हुई स्टेशन की। कौशाम्बी की बात करें तो वहाँ बस स्टॉप था, लेकिन उसको लेकर तमाम चीज़ें थी। अभी भी लोग असमंजस में हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उनके, वो सरकार के बीच नहीं आ रहे हैं, वो सरकार या विपक्ष दोनों लेके जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।